नमस्कार दोस्तों। ईरान ने अपना भाग्य खुद तय कर दिया है। अमेरिका हत्यारा है, इजराइल हत्यारा है। यह बात अब पूरी तरह से साबित होती दिख रही है और प्रधानमंत्री डरपोक है और नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल का शिकार है और कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए वो संसद से भाग गया है। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय प्रणाली के प्रमुख वो सभी कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं और डर के कारण मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सदैव से सीआईए के एजेंट के तौर पे काम करते रहे। और यही वजह है कि दुनिया में यदि बात करेंगे कि कौन खतरे में है, तभी हिंदू खतरे में बताए जाते हैं। जबकि भारत के अंदर 1% ईसाई है, वो खतरे में नहीं है, 3% सिख है, वो खतरे में नहीं है, लेकिन 80% वाला हिंदू खतरे में है। तो इससे आप समझ लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी खतरे में है। जी हां, यह सत्य है। तो इसी पे बात शुरू करूंगा कि भारत के नेता प्रतिपक्ष ने आज संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर अपने विपक्षी सदस्यों के जरिए स्थगन प्रस्ताव मूव कराया। स्थगन प्रस्ताव इसलिए होता है कि जो भी कार्य चल रहे हैं सदन के भीतर, उन सब से भी ज्यादा अहम कोई मसला है और उस पर चर्चा हो जानी चाहिए, उस पर देश का स्टैंड क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने भी कहा कि बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया है इजराइल और अमेरिका द्वारा, और उसके बाद में जियोपॉलिटिक्स की जो स्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनमें भारतीय नागरिक भी मारे गए। 1 करोड़ भारतीय नागरिक दुनिया के कई देशों में फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ भारत को आर्थिक तौर पे बड़ी चोट पहुंच रही है, अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान हो रहा है और भारत बड़ा भारी भुगतान कर रहा है। ऐसे में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की संसदों में इस पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में राहुल गांधी की टीम ने यह प्रस्ताव पेश किया और इस तरह के कई प्रस्ताव जब पहुंचे, उसके बावजूद उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। राज्यसभा में भी चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। जब यह हालात हो जाए तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहता है, मैंने ऐसा विपक्ष नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि एक व्यक्ति के पीछे सब लोग पागल हैं और सब कुछ है, और न जाने क्या क्या वो बोल गया। तो कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कह दिया कि हमने भी ऐसा संसदीय कार्य मंत्री नहीं देखा जो इतनी जाहिली की बात करता हो, मूर्खता की बात करता हो, जो लगातार गैर असंसदीय कह सकते हैं, असंसदीय व्यवस्था कायम करना चाहता है, अराजकता की व्यवस्था कायम करना चाहता है। वो विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है उस पर नहीं करते। वो टिकटॉक वीडियो बनाने से ज्यादा क्या उनकी औकात नहीं है। और जब वो यह कहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो बहुत अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो यह चर्चा थी इसलिए जरूरी थी कि क्रूड ऑयल के दाम $100 के करीब, $100 के करीब पहुंच रहे हैं, जिसका प्रभाव भारत में भी बहुत गंभीर पड़ रहा है। भारत में कई जगह पर एलपीजी की बुकिंग रोक दी गई है और इसी तरह के कई संकट पैदा हुए हैं। दुनिया में यही चीज है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है जो भारत से लगा हुआ है। भारत के हित हैं बहुत सारे,
और ऐसी स्थिति में यदि हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से खतरे की बात आती है। तब भारत के नेता प्रतिपक्ष इसको लेके जब उठाते हैं बात तो नहीं सुनी जाती है, उनकी बात को भी अनसुना कर दिया जाता है और सदन स्थगित कर दिया जाता है। सदन स्थगित करने की बजाय इस पर यदि 2 घंटे चर्चा करा लेते तो शायद समाधान निकल आता। 3 घंटे करा लेते, 4 घंटे करा लेते तो शायद सत्र भी नहीं खराब हो और चर्चा भी हो जाए। लेकिन यह सरकार भागने की आदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल होके कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं और यही बात राहुल गांधी बार बार बताते रहे। तो राहुल गांधी इसी पर कहते हैं, वह सुन लीजिए। पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पर डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेवस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने वो सारी बात बता दी। क्यों नहीं करना चाहते? जनता का इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? जनता का पूरा जनजीवन इससे प्रभावित होता है। नतीजतन आज फिर से भारत का शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर गया, करीब 2400 पॉइंट गिरा। अब सोचिए, 2400 पॉइंट गिरने का मतलब है करीब करीब 15-20 लाख करोड़ रुपए का भारत का के निवेशकों का नुकसान। 15-20 लाख करोड़ आसान नहीं होते। इसके पहले भी हम लगातार गिरता जा रहा है और हम नुकसान देख रहे हैं। तो अब आप समझिए 77,000 के करीब पहुंच चुका है अब जाकर के जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स 82,000 83,000 होता था। तो इतना बड़ा जब नुकसान हो रहा हो, देश का सारा पैसा लूट रहा हो, और उसका नतीजा है कि रुपया भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा गर्त में पहुंच गया है, जो करीब करीब 92.5 रुपए का $1 हो गया। तो अब आप यह सोचिए, जब इतना सब कुछ नुकसान हो रहा है, आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो सरकार उस पर बात क्यों नहीं करना चाहती? क्यों डरते? क्योंकि आपने कुछ फेयर नहीं किया है, आपने सरेंडर किया है, और यही वजह है कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। जब ईरान का भविष्य तय करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कहता है तो आपके चेहरे पर खुशी आती है, लेकिन वही ईरान जब अपना सुप्रीम लीडर तय कर लेता है, जो कि पुराने जो सुप्रीम लीडर थे, दूसरे सुप्रीम लीडर थे, उन्हीं के पुत्र हैं और सालों साल से उनके साथ काम करते आए, तो वो आयतुल्लाह सैयद मोजतबा खामनेई, उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया जाता है। तो आप सोचिए, जब उनको सर्वसम्मत से सुप्रीम लीडर चुन लिया जाता है तो अमेरिका और इजराइल की छाती पर सांप लौट जाता है। वो उन पर हमला कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, वो घायल होते हैं, लेकिन बंकर में जाके छिपते नहीं है। वो संदेश दे देते हैं कि अब लड़ाई आगे बढ़ेगी, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, वो यह भी संदेश देते हैं, लेकिन यह लड़ाई हम पर थोपी गई है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम कायर नहीं।
जी हां, ये वो ईरान कह रहा है जिसके ऊपर सालों साल से प्रतिबंध लगे हुए, जिसका इतिहास लड़ने का रहा, कोई एक दिन का 2 दिन का नहीं। तो जिसका यह इतिहास रहा हो उससे आप बात कर रहे हैं, और जब आप उससे बात कर रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए, आप जान लीजिए, उनके पिता जो सैयद अली हुसैनी खामनेई थे, वो 37 साल तक ईरान को उन्होंने चलाया, और उन्होंने ईरान में जिस तरीके से काम किया, उसके पहले वो ईरान के राष्ट्रपति भी बने, और राष्ट्रपति के तौर पे भी 8 साल उन्होंने चलाया था। इसके बाद में जब वो पहले खुमैनी साहब जो इनके पहले लीडर थे, उनके निधन के बाद में 1989 में उन्होंने यह पद संभाला था सुप्रीम लीडर का, और अब उनके बेटे आयतुल्लाह खामनेई के जो उत्तराधिकारी बने हैं मुज्तबा खामनेई, उन्होंने संभाला है। और यह भी सर्वोच्च नेता के बाद में उनके सबसे क्लोज हुआ करते थे, सारी चीजें ये देखते थे। उनकी पत्नी जहरा जो है वो भी शहीद हो गई थी जो खामनेई साहब के साथ। तो अब आप समझिए, ये वो शख्स हैं जो कुर्बानियां दे करके इस जगह खड़े हैं, तो ये डरने वाले लोग तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने किया है मिलकर के ईरान के जो सिविल इलाके हैं नागरिकों को, तो उन्होंने नागरिकों को मार डाला है। तो उन्होंने ऐसे 6,668 जगह हैं जहां पर उन्होंने निशाना बनाया, घरों पर हमले किए जो 5,535 घर हैं। इसके अलावा इजराइल के लोग जो इसमें घायल हुए और मरे, उनमें आप देखिए वो करीब 1800 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, और जो मौतें हुई हैं वहां पर वो 1701 हुई। इसके अलावा बच्चे जो मरे वो 250 से अधिक है, और इसके बाद दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, तमाम दूसरे प्रतिष्ठानों को पहुंचाया गया है। इसके बाद में स्कूलों पे 65 स्कूलों पे हमला किया है, और 14 हॉस्पिटल्स पे हमला किया है। तो अब आप बताइए, जो मानवता की हत्या कर रहा है, उस इजराइल और अमेरिका के इस अपराध के लिए क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करके उन अपराधियों के साथ खड़ा है, तभी शायद अमेरिका की पत्रकार ने पूरे ऑन चैनल कहा, लाइव चर्चा में कहा कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल के लिए टांगे खोल दी। तो अब आप समझ लीजिए, इतना गंदा शब्द है कि कुछ कहना नहीं। तो जब यह बात हो तो चर्चा तो होनी बनती है, क्योंकि आज भारत की यह बेइज्जती हो रही है और उसके बावजूद चर्चा कराने को तैयार नहीं। ये वो भारत है जो कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक यूक्रेन के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत ने खरीदे। ये SIPRI की रिपोर्ट आ गई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके मुताबिक सबसे ज्यादा यूक्रेन के बाद, यूक्रेन तो युद्ध लड़ रहा है, रसिया से युद्ध लड़ रहा है, भारत युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन हथियार खरीद रहा है। हथियार खरीद के क्या कायर बन के बैठ गए? इतने हथियार खरीदने के बाद, भारत का पैसा बर्बाद करने के बाद आप कर क्या? और उसके बाद में नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हिंदू खतरे में। 80% हिंदू है वो खतरे में, 3% सिख खतरे में नहीं है, 1% ईसाई नहीं कहता है कि हम खतरे में, और तमाम छोटी छोटी जो तमाम धर्म है वो नहीं कहते हम खतरे में, लेकिन ये खुद को खतरे में बताते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि अमेरिका के तमाम सारे लोग सच बता रहे हैं। वहां पर प्रोफेसर हैं जॉन मोनेसर, उन्होंने कहा कि 1971 से 2021 तक अमेरिका ने एक जो है 4.25 करोड़ लोगों की
हत्या की है विभिन्न जगह युद्ध के नाम पे और दूसरे नाम पे। और जब इस तरह की स्थिति हो तो ये होनी चाहिए। हमें एक रिपोर्ट याद आती है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही छापी थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की वो कतरन है, वो आपको दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, न्यू दिल्ली रिपोर्ट से CIA हैड राइटिस्ट इन इलेक्शंस, यानी जो ये हिंदू पंथी हैं, जो ये दक्षिण पंथी हैं, ये CIA की मदद लेते रहे हैं हर इलेक्शन में और उनकी मदद से करते हैं। ये खबर 13 जुलाई 1967 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। यही बात तो श्रीमती इंदिरा गांधी और सारे लोग कहते रहे कि उनके खिलाफ सारा एजेंडा CIA चला रही थी, और आज वो सारी बातें खुल खुल के सामने आ रही। तो आज भी हम यही देख रहे हैं कि CIA के एजेंट बनके नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और सरेंडर किए हुए, उन्हें देश की फिक्र नहीं है, देश के बारे में नहीं सोच रहे। उस झूठ को फैला रहे हैं जो झूठ पश्चिमी देश और अमेरिका इजराइल फैलाते रहे कि ईरान में तो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ईरान में तो लड़कियों की बुरी स्थिति है और न जाने क्या क्या। तब हमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पर जिक्र करना चाहिए कि जिस तरीके से ईरान है वहां पर महिलाओं की जो एडल्ट फीमेल लिटरेसी है वो 85 से 86%। भारत में नहीं है ये, वहां है ईरान में। फिर इसके बाद यंग फीमेल लिटरेसी जो है 15 से 24 साल के बीच, वो 98 से 99% है, यानी 100% की तरफ चल रही। और इसके बाद में वहां की यूनिवर्सिटीज में 60% लड़कियां पढ़ती हैं। तो अब आप समझिए, इसके अलावा वहां पे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो और दूसरे साइंटिस्ट हो, इन सब में पूरी तरीके से उनका वो दिखाई देता है। तो अब आप समझिए, जब इतना ज्यादा ये हो रहा हो और इसके बाद आप कहें कि हम नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे, तो ये दिखाई देता है कि आप झूठ का हथियार बनते हैं और झूठ फैला करके बदनाम करते हैं उस देश को। लेकिन वही देश क्या करता है? तो ऐसे में आपको कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उसकी जो कमेटी है, उसके चेयरमैन है जो यूनियन के, मैथ्यू आरोन स्लैब, वो कहते हैं ईरानियन स्कूल गर्ल्स पर जो हमला हुआ, उनकी मौत हुई, वो अच्छी है बुर्के से। अब आप सोचिए किस तरह की सोच है इनकी। ये है ये कह रहे हैं कि ईरानियन स्कूल गर्ल्स आर बेटर डेड देन इन अ बुर्का। अब इस तरह से, यानी जो बच्चों को मार डालते हो और उसे जस्टिफाई कर रहे हो और इसके बाद कहें कि नहीं ये अच्छे हैं। तो राहुल गांधी उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जिसका भुगतान भारत कर रहा है, मुफ्त में कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड है, वो सरेंडर कर चुका है, कभी एप्स्टीन फाइल के कारण, कभी अडानी के कारण, कभी किसी और कारण। इतने कुकर्म है कि सरेंडर। और राहुल गांधी सरेआम कह रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को कि कम से कम बात तो कर ले। यदि आप सही हैं तो बात कीजिए, लेकिन वह हिम्मत नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गया है और नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है कि उसकी हिम्मत नहीं है सामना करने की। जी हां, यस, जय।